जो रेगुलेशंस है वो वेग है और इसका मिस यूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमारी सोसाइटी को रिग्रेसिव सोसाइटी बनाती है, ये हमें फिर से वापस 70 साल पीछे ले जाएगी समाज को। यूजीसी 2012 नियम थे तो इसको बदलने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या फ्लॉज थे? 2026 के रेगुलेशन में कहीं भी रैगिंग की बात नहीं की गई है। यूजीसी नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर स्टे लगा दिया है। तो आज इस मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव कुमार हैं। तो गौरव जी, प्रभात खबर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले जो है बात इस पर करते हैं कि ये जो स्टे लगा दिया गया है ये कब तक है, क्या कैसे, और क्या यूजीसी जो है इसको चैलेंज कर सकती है, तो इस पे बताइए आप। एक्चुअली यूजीसी न्यू रेगुलेशन लाई थी 2026, जो कि 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई की थी यूजीसी। उसके बाद देश भर में आंदोलन हुए इसके इसके खिलाफ। कुछ 3 याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिका लेके कि ये जो रेगुलेशन 2026 है यूजीसी का वो असंवैधानिक है, क्योंकि ये जनरल स्टूडेंट के खिलाफ है। तो इसकी संवैधानिकता, जो यूजीसी की रेगुलेशन 2026 है उसकी संवैधानिकता चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। जो मैटर आज लिस्ट हुए थे ऑनरेबल सीजीआई के बेंच के सामने, टू टू जज का ये खंडपीठ था, जिसमें ये डिसीजन दिया गया। पहले तो ये आर्ग्यू किया गया पिटिशनर साइड से कि ये पहली बात जनरल कैंडिडेट के खिलाफ है, और दूसरी बात कि जब ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा एक एक रेगुलेशन 3 है, जिसमें रेगुलेशन 3E के अंदर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव परिभाषित की गई है। तो 3C सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है इसके अंदर। उसमें एक स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्यों इसमें लाई गई है, और जिसमें SC ST OBC तक ही इसको सीमित क्यों रखा गया है। दूसरी बात ये कही गई है कि यदि कोई कमिटी है, जो नई रेगुलेशन है 2026 उसमें इक्विटी कमिटी की बात की गई है, तो इस इक्विटी कमिटी में कोई भी जनरल कैंडिडेट, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसको उसमें नामित करने की बात क्यों नहीं रखी गई है, बल्कि SC ST OBC, वुमेन और जो डिजेबल्ड कैंडिडेट है उसी तक इसको सीमित क्यों रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि ये जो रेगुलेशंस है वो वेग है और इसका मिस यूज किया जा सकता है। मतलब ये रेगुलेशन कोई स्पष्ट स्पष्ट तौर पे नहीं है कि क्या किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहिए और किसके खिलाफ नहीं रोकना चाहिए। दूसरा चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 3E, जो रेगुलेशन 3E है, वहां जब भेदभाव की परिभाषा दिया गया है और वो बहुत ही ब्रॉडर टर्म में है, हर तरह के भेदभाव को उसमें शामिल किया गया है, तो फिर 3C की अलग से आवश्यकता क्या थी, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित करती है और जिसमें सिर्फ SC ST और OBC को ही रखी है। तीसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रावधान जो है, इस तरह के जो कानून है, वो हमारी सोसाइटी को रिग्रेसिव सोसाइटी बनाती है रेदर देन की कास्टलेस सोसाइटी। ये हमें फिर से वापस 70 साल पीछे ले जाएगी समाज को, जो कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है। चौथी बात बोला कि इसके बावजूद भी हम यदि इंटरवेन नहीं करते हैं तो इस तरह के जो कानून है, इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं, वो हमारे समाज को बांट देगी। इस तरह के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आया जब ये हियरिंग हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इसके जो ऑपरेशन है, जो नई कानून का यूजीसी 2026 का, इसको हम अगली तारीख तक इसको स्टे लगा देते हैं, और जो पुराने कानून है 2012 का उसको हम लागू रखते हैं। और इसके लिए उन्होंने 142 अनुच्छेद यूजीसी के के अंदर। पास यूजीसी के पास कोई ऐसा राइट्स है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर सके, या अब यूजीसी क्या करेगा? इसका जो ओरिजिन है, पहले ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी। जो रोहित वेमुला, जो एक SC ST कैंडिडेट थे जिनकी दुर्भाग्यवश मौत हुई थी, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। जी। उनकी माँ और एक तडवी कोई करके हैं, मिस तडवी, उनकी पायल माता जी, तडवी। पायल तडवी की माता जी, दोनों मिलके एक याचिका डाली थी 2019 में।
उन सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डायरेक्शन दिया था यूजीसी को कि एक जो कानून 2012 में ऑलरेडी अवेलेबल है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, उसका यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उसका अनुपालन कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है कितने कंप्लेन आए इस तरह के जिसमें एससी एसटी कैंडिडेट के साथ हरासमेंट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस रजिस्टर्ड हुए, क्या डेटा है यूजीसी के पास, कितने इस रेगुलेशन को यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो यूजीसी ने कुछ डेटा प्रोवाइड किए थे जो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आगे। तो फिर इसी से आगे एक बोलिए जुड़ा। जी मैं कि हम एक माफी। एक बोलिए एक बोलिए। इसको कम हम एक ड्राफ्ट इसको एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो 2012 से अलग है और ये सख्त होगा इस तरह के मामले को निपटने के लिए। तो सुप्रीम गौरव जी, कोर्ट के यहाँ मैं आपको आदेश के रोकना चाहूंगी। इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि जब यूजीसी 2012 नियम थे, तो इसको बदलने की क्या क्यों जरूरत पड़ी? क्या फ्लॉज थे? क्या ऐसी उसमें कमियां थी जिसकी यस वजह से? यस यस मैं आ रहा हूं उस पे भी। मैं बस ये कंप्लीट कर लूं। उसी उसी आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये नया कानून आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज यही लास्ट में टिप्पणी किया कि चूंकि वो जो पीआईएल 2019 में फाइल हुई थी वो अभी भी पेंडिंग ही है कोर्ट के पास। तो यदि हम इस पे कुछ ज्यादा बड़ा टिप्पणी या कुछ ज्यादा सुनते हैं तो उसका असर उस याचिका पे भी पड़ेगा। तो दोनों याचिका को टैग कर दी गई है। अब अगली तारीख 19 मार्च तक रखी गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है और फैसला वहां से आया है। अभी किसी के पास कोई भी इसका इसका अनुपालन के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। दूसरा सवाल आपका था कि 2012 के रेगुलेशन में क्या फ्लॉज थी। 2012 का रेगुलेशन तो बहुत अच्छी आई थी। वो डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ही ब्रॉडर में भी बता कॉन्टेक्स्ट रहे में डिफाइन की है। जी और एक टिप्पणी और भी अहम थी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2026 के रेगुलेशन में कहीं भी रैगिंग की बात नहीं की गई है। जी जी। ये भी ध्यान देने की बात है कि जो 2012 की रेगुलेशन थी उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को तो डिफाइन की गई थी। साथ में रैगिंग उसमें के बारे रैगिंग में की भी भी बात की गई थी। बहुत विस्तृत रूप में प्रोविजंस है। मैं आपको एक प्रोविजन पढ़ के बता रहा हूं जो जो 2012 का रेगुलेशन है उसमें कितना ढंग से डिफाइन किया गया। इवन एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट का ख्याल रखा है। उसमें एक रेगुलेशन 2 का जी है जो कहता है द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन shall prohibit any conduct by any person or group of person in the higher educational institution whether by words spoken or written by any act which has the effect of ragging or student। एक रैगिंग के बारे में और मैं आपको एससी एसटी के बारे में भी बताता हूं कितने अच्छे तरीके से बताया गया। बाय अनाउंसिंग verbally or otherwise in the class in the names of the caste tribes religion or region of the student। सो कास्ट क्रीड रेस ट्राइब रीजन ऑलरेडी ये 2012 के जो रेगुलेशन है उसमें इंक्लूड था। उसमें किसी भी स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हुई थी। हाँ, एडिशनल प्रोटेक्शन एससी एसटी कैंडिडेट जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड है उसके अनुरूप एडिशनल प्रोटेक्शन दी गई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी कास्ट या किसी कैटेगरी के पर्सन को टारगेट किया गया था। अब कमी क्या था उसमें उसमें उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की कोई मैकेनिज्म नहीं थी। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। कोई अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं थी। डिफाइन तो सब कुछ किया गया था डिस्क्रिमिनेशन क्या है उसकी उसको इम्प्लीमेंट कैसे कैंपस में किया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंस यदि उसकी उस रेगुलेशन को नॉन कॉम्प्लाइंस किया गया और उसकी कॉम्प्लाइंस कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, कंप्लेन कैसे स्टूडेंट फाइल करेगा, किस केस में फाइल करेगा, यदि कंप्लेन फाइल हो गई तो उसकी सुनवाई कितना जल्दी होगी, इस तरह की चीजें की लैकिंग थी उस पुराने वाले बिल में, पुराने वाले रेगुलेशन में। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल उठा रही थी कि आपके पास डेटा क्यों नहीं है। वो रोहित वेमुला और जो फाइल थर्टी या पीआई इस तरह फाइल। के जो भी और मामले यस। आए जी। हाँ, ये मामले में कि आपके पास डेटा क्यों नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगी कि जो आईआईटी है, आईआईएम है, जो देश के
प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका कि स्टेब्लिशमेंट यूजीसी के थ्रू नहीं, यूजीसी से एफिलिएशन नहीं है, पार्लियामेंट डायरेक्ट करती है, पार्लियामेंट के कानून के अंदर आती है वो। जी। उसमें ये रेगुलेशन तो रेगुलेशन अप्लीकेबल ही नहीं होती है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन यूजीसी के अंदर नहीं आती है। हम्म। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में डेटा प्रोवाइड कराए गए थे उसमें सबसे ज्यादा 115 सुसाइड रेट 2024 से लेके बताया गया था, 2004 से लेके 24 तक वो आईआईटी आईआईएम में हुई थी, ना कि ये यूजीसी के यूनिवर्सिटीज में हुई थी। लेकिन यूज इंस्टीट्यूशन में ये 2026 के रूल्स अप्लीकेबल हो ही नहीं सकते हैं। जी, ये आपने एक तो बहुत अच्छी जानकारी दी। आ, अच्छा, एक आम भाषा में आप बताएं कि जो इस यूजीसी 2026 वाले नियम हैं, इसमें जो मतलब सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर आप झूठा आरोप प्रूफ होता है तो उस केस में, फॉल्स एलिगेशन के केस में कोई कार्रवाई की बात की गई थी या नहीं? तो नहीं, उसमें ये इस तरह की कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसमें ये था कि एक तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया था कि इसी क्लास के पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और यदि वो जनरल कैटेगरी से है तो उसके साथ नहीं हो सकता। तो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन तैयार किया गया था जिसमें स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया था, उसकी आइडेंटिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था। दोनों में अंतर है। एक स्टूडेंट है कॉलेज का या एक प्रोफेसर है, एक स्टाफ है, यदि उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए कमिटी है, वो कंप्लेन करेगा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर है, वो सुनेगा। ये 2012 के प्रावधान था। इसमें जो है एक नई तरह के 2026 के रेगुलेशन में लाई है कि कास्ट बेस्ड रेगुलेशन, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ या स्टूडेंट स्टाफ जो भी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं उसके खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो एक इक्विटी कमिटी होगी, और वो इक्विटी कमिटी जो है वो उसके पास कंप्लेन जाएगा, और वो जो कमिटी होगी उसकी मेंबर 10 होंगे। और वो 10 मेंबर कौन कौन से होंगे? एससी एसटी ओबीसी वुमेन और जो है डिजेबिलिटी कैंडिडेट होंगे, डिजेबिलिटी कैंडिडेट होंगे। इसमें जनरल कैंडिडेट की भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस कमिटी में नहीं होगी। जो इक्विटी कमिटी उस कंप्लेन को सुनने के लिए बैठेगी जो किसी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है किसी जनरल कैंडिडेट के खिलाफ। तो ये एक तरह से एक क्लास ऑफ पर्सन है जिसके खिलाफ प्रिजुडिस बायसनेस क्रिएट करती है। और ये सीधा सीधा आर्टिकल 14 और 15 जो समानता का अधिकार प्रोवाइड कराता है हमें, जी। उसका उल्लंघन था। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले को संज्ञान में लिया। देखिए, एक बात है समझने का कि जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ वह एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है हर स्टूडेंट को। वो होता है फ्री, फियर फ्री एनवायरनमेंट, और एकेडमिक फ्रीडम इन्वायरमेंट होता है जहां आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बिना भय या बिना पक्षपात किए किसी से कोई निर्भय होकर आप अपनी बात रख सकते हैं। और उस कैंपस में यदि आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपकी ये आइडेंटिटी है और आप इसके खिलाफ ये बोलते हैं, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं। सौरभ जी, यहाँ पे मैं यस। एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पीआईएल दर्ज करने, जो याचिका दर्ज की गई, उसका ग्राउंड क्या था? उसका मेन मुद्दा यही था, पहली चीज कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी तक रख के जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 15 है उसका उल्लंघन किया गया। क्योंकि कास्ट बेस्ड हो सकता है ये कोई फॉरवर्ड क्लास से हो, सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास या जनरल कैटेगरी के पर्सन हो, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है किसी दूसरे कास्ट के व्यक्ति से, दूसरे क्लास पर्सन से। तो इस केस में वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई सजा हो सकती है? उसके खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं दी जा सकती है? दूसरी बात है कि जब ये व्यक्ति जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हमारे खिलाफ, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उनकी जो कमिटी बैठेगी उसमें तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। ये तो
बहुत तो बड़ा ये मुद्दा पहले आया था जिसको लेकर लोग बवाल भी कर रहे थे कि जो SC ST OBC है उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो जनरल कैटेगरी है उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इस पे कोई उस जोर नहीं कमिटी दिया में है। भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इक्विटी स्क्वाड टीम घूमेगी पूरी कैंपस के अंदर। उसका काम यही होगा कि वो देखेगा कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। जी। इससे कि इससे क्या होगा कि कई तरह का इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्विलांस टाइप का लगेगा। कैंपस हायर एजुकेशनल खास करके जो मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बेसिकली ये जो कह सकते हैं कि डर और तनाव का माहौल रहेगा, भय रहेगा, सुरक्षा। एक क्लास ऑफ व्यक्ति, हाँ, जो कि यूनिवर्सिटी का जो फ्रीडम है, एकेडमिक फ्रीडम जहां पे मिलती है व्यक्ति को जी अपना पूर्ण अपने जो विचार है। एक एक बात हो सकती है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वहां पे आप क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं किसी मुद्दे पे। हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति हो, दूसरे किसी क्लास से हो, दूसरे किसी कास्ट से हो, वो आपसे डिसएग्री करता हो, आपसे डिफरेंट व्यू रखता हो, आपसे डिसेंट हो जाए। तो क्या हो सकता है कि एक खतरा बन जाती है कि इस तरह का जब कानून आता है तो वहां मिस यूज करने का संभावना बढ़ जाती मिसयूज है की बात कि बहुत ज्यादा आती है, और बहुत चूंकि ज्यादा जो होती। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो अमूमन 18 साल 19 साल के ही होते हैं जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो उनके बीच इस तरह की चीजें होना सही भी नहीं था। चलिए, तो आप इसमें और कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे पॉइंट? नहीं, ये जो रेगुलेशन 2026 लाई गई है, ये बाकायदा 2012 का जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड होगा, कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद उसकी सुनवाई कैसे होगी, सब कुछ इफेक्टिवली किया। पर इसने जो एक कंप्लेनेंट की जो आइडेंटिटी है उसको एक जो निर्धारित कर दिया कि ये SC ST एक एक पर्टिकुलर क्लास तक डिफाइन करके रख दिया, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई इस बिल को, इस रेगुलेशन का, इस लॉ का, पुराने वाले लॉ के संदर्भ में। और ये बकायदा कि ये जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के बजाय एक नई प्रॉब्लम को ला दिया समाज के अंदर। ठीक है। ये एक इससे। ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमें इस पूरे मामले में इतनी बातें बताने के लिए। जी, जी, धन्यवाद जी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।